अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल, आजकल बहुत सी खबरें इस तरह की आती हैं कि पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं है, डॉलर नहीं है, इसलिए पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये अपोजिशन के लोग बार बार ये बयान दोहरा रहे हैं, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर और वज़ीर आज़म उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये बात कही कि ना पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट माजी में कुछ किया है उसने, और ना आइंदा कभी करेगा, और उसके लिए वसाइल कहाँ से आने हैं, ख़र्चे कहाँ पे हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, रिजर्व बहुत थोड़े हैं, और अगले 6 माह की पिक्चर देखें तो उसमें लगता यह है कि आउटफ्लोज ज़्यादा हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और फिर मामलाते ज़िंदगी आगे बढ़ेंगे। इन इशूज़ को डिस्कस करने के लिए और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मुश्किल हालात में वज़ारत ख़ज़ाना संभाली है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 30 से 33 अरब डॉलर हमें 30 जून तक की रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ी रकम है, कहाँ से आएंगे ये पैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, ये मैंने पूरे फिस्कल ईयर का दिया था, 2022-23। इसमें जो हमारे पूरे साल में जो हमारी मल्टीलैटरल, बायलैटरल, कमर्शियल बैंक्स और जो इस तरह की अदायगियाँ हैं वो करीबन 21 बिलियन के करीब हैं, और जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड है वो करीबन 10-11 बिलियन है। तो रफली वी आर टॉकिंग 31-32 बिलियन। तो इसमें दो हिस्से अगर कर लें तो आसान हो जाएगा। जो पहला हिस्सा है वो ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जो हैं, अगर आप उनका ओपनिंग स्टॉक देखें किसी भी उनके फिस्कल ईयर का और क्लोजिंग, तो उनका एक्सटर्नल डेट उनको भी कम नहीं हो रहा होता, विच मीन्स कि आप नए पैसे लेके आप पुराने पैसों को वापस कर रहे होते हैं, या उसी से रोल ओवर या रिन्यू, या किसी नए लेंडर से लेके। तो एक तो ये हिस्सा हो गया। हमारा भी यही इसी तरह की पोजीशन है कि हमने जितने हमारे ड्यूज़ हैं, कई मसलन अगर आपके मल्टीलैटरल है तो वो तो रिन्यू नहीं करते ना, वो तो आपको पे करने। तो हम उसकी जो प्लानिंग है, मेरे आने के बाद हमने उसको पूरे साल की राइट अप टू 30 जून 2023 तक का प्लान हमने किया हुआ है। तो मसलन कुछ सऊदी डिपॉजिट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, चाइना का डिपॉजिट है, यूएई का डिपॉजिट है, इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी आपके मल्टीलैटरल वो करीबन थोड़ा अमाउंट है, 1.2 बिलियन के करीब है। अगर बड़े बाईलैटरल कोई डिस्कस कर लें, क्योंकि काफ़ी महीनों से एक आस उम्मीद बंधी हुई है कि शायद हमें चाइनीज़, सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनसे मिल के, पहले भी एक दफ़ा 2018-19 में भी इनसे पैकेज मिला था, पीटीआई की हुकूमत जब नहीं आई थी, कुछ 10 अरब डॉलर के करीब। तो इस तरह की कुछ रकम है जो तसल्ली दी जा सके मार्केट्स को कि ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं बायलैटरल? मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारी जो सऊदीया की विज़िट थी या चाइना की विज़िट थी, जो उनके सॉवरन डिपॉजिट्स हैं, वो मैंने वहाँ के सदर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से अपने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में बात की, और वो पॉजिटिव है कि जब वो ड्यू होंगे तो वो रोल ओवर हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएगा डिपॉजिट। चाइनीज़ तमाम डिपॉजिट्स भी रोल ओवर हो जाएंगे, और सऊदीज़ ने तो अनाउंस किया है ऑलरेडी उन्होंने कर दिया ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो उनके कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी काफ़ी हद तक स्टेट की, आपको पता है, उनके चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वो होता ये है कि हम पे करते हैं। अब मसलन हमने अभी चाइना डेवलपमेंट बैंक का फॉर एग्जाम्पल $700 मिलियन पे किया पिछले चंद दिनों में, तो वो फिर टाइम लेते हैं अपना प्रोसेस मुकम्मल करने में, 1 महीना 2 महीने, लेकिन पैसे आपको वापस दे देते हैं। क्योंकि स्टेट जब प्रेसिडेंट ने कह दिया और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ने कह दिया कि जी हम आपको फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे, तो ये उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है कि उनके अदारे भी हमसे कोऑपरेट करेंगे, और करते भी हैं। यहाँ से लेकर 30 जून 2023 तक कितने लोन्स हैं जो रोल ओवर आप तो को रख रहे हैं हो जाएंगे? जितने भी हैं मलिक साहब, वो नंबर्स मेरा ख्याल है, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, हमारे ऑलमोस्ट कोई 70% से ज़्यादा कमिटमेंट्स हो चुकी हैं जो हमारे ये ड्यू है। जहाँ तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, आपने देखा हो एकदम उसको कम कर रहे हैं। हमने पहले जो नंबर्स रिलीज़ हुए हैं उसका हमने जो पिछले साल 5.3 बिलियन था उसको हमने 2.8 पे ले आए। तो जो ओरिजिनल प्रोजेक्शन थी, अगर इसी पेस से हम चले तो शायद वो 10 बिलियन नहीं होगा, वो शायद 7-8 बिलियन के करीब होगा। उसके लिए ऑब्वियसली जो आपके मल्टीलैटरल के नए लोन्स की फ़्लो होती है, प्रोजेक्ट लोन्स भी और आपके प्रोग्राम लोन्स भी, आप रिफॉर्म्स करते हैं, आपको पता है हमने एक फिस्कल रिफॉर्म्स किया है, उसका 450 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने देना है, और जो ही वो देंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक मैच करेगा। इसी तरह हमारी पेस, उसका नाम है प्रोग्राम का, वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के बारे में, जब वो मुकम्मल करेंगे 450 450।
IMF की जो नॉर्मल केस थी, तो हमने पूरी कैश फ्लो, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें वो एक बहुत बड़ी एक पीस ऑफ माइंड भी होगा, हम कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकेंगे। तो मैं इसीलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस, हम किसी फ्रेंडली कंट्री से शायद आप उनके डिपॉजिट को बीफ अप भी करवा रहे हैं। अच्छा, सऊदी अरब आपने बीफअप का जिक्र किया, पहले उसी से शुरू कर लें। MBS का विजिट एक्सपेक्टेड था, डिले हो गया। जब भी होगा तो कोई है कि कोई सऊदी ऑयल फैसिलिटी हमें मिल जाएगी कोई बड़ी रकम के साथ, बड़ी अमाउंट के साथ, और कुछ शायद मजीद डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, कुछ इसके ऊपर रोशनी? जी है जी, इस पे दोनों चीज़ें अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। जब हमारी प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई पिछले चंद हफ्तों में, तो मैं साथ था और मैंने वहाँ ये टेकअप किया और मेरी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है और पॉजिटिव वहाँ से भी वाइब है, और उन्होंने कहा कि हम आपको बिल्कुल यानी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने देखा होगा तो चंद दिन पहले सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है जो कि ग्लोबली पब्लिश हुई है कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल मजीद सपोर्ट करेंगे। ये उसी की रोशनी में है। तो कब तो आपको रख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मटेरियलाइज होगा? मैं समझता हूँ कि वो डेट्स तो फर्म अप होंगी। मेरी जो कोशिश है कि दौरे के साथ इसको मुंसलिक ना किया जाए, उससे पहले हो जाए। ओरिजिनली आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के, कोई भी अगर सरबरा आता है और उसने कोई ऐसा काम करना हो तो उनकी होती है कि जब विजिट के दौरान करें, मैसेज भी अच्छा जाता है, उसमें एक मटीरियल एक मूव भी नज़र आती है। लेकिन चूंकि उनका दौरे की अभी डेट जो है कुछ अरसे में होगी, तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको मैं ऑलरेडी उनको मैसेज यही दी है कि आप उसको डी लिंक करके आप हमें जो सपोर्ट देनी है वो उसको आप मेहरबानी कर कंसिडर करें कि उसको अप्रूव करें और हमें दे दें। तो एक को डिपॉजिट है, एक हमारी डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी को डबल करने की है। वो पहले पिछली हुकूमत में आपको याद है कि $100 मिलियन मंथ की फैसिलिटी थी, एक साल का डेफर्ड ऑयल बेसिस, वो दैट इज 1.2 बिलियन, वो भी डबल इंशाल्लाह 2.4 $2.5 अरब के करीब हो जाएगी जी। 2.4 के जी एग्जैक्टली डबल हो जाएगी और मजीद डिपॉजिट्स भी मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ आपकी IMF के प्रोग्राम के ऊपर थोड़ी बात कर लें, क्योंकि आपके 2-3 सवालात हैं IMF के। एक तो वो रिकंस्ट्रक्शन का पूछते हैं कि 16 या $16.5 अरब है, वो कहाँ से आएगा, कैसे स्पेंड करना है। फिर आपकी ये फाइनेंसिंग गैप का इशू भी है जो आपने बताना है कि ये फ्रेंडली कंट्री से आ रहा है। जी, तो वो क्या स्टेटस है, थोड़ी सी उसकी भी रोशनी। देखिए, हमारा जो 9वां रिव्यू था वो तो एंड ऑफ सितंबर तक का था। वो हमारे अल्लाह के फल से सारी जो हमने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सब पूरे, और अगर वो स्टैंड अलोन आके रिव्यू कर लेते अक्टूबर में तो वो तो यानी उसमें कोई मसला नहीं था। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है जो कि पाकिस्तान की तारीफ में मुकम्मल हो। आपको याद है 20, 13, 16 का वो मैं ही उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, इवन डिक्टेटर पूरा नहीं कर सके। तो उसमें वो देखते हैं उस करंट क्वार्टर में डायरेक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है, जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के हवाले से और जो आपने कमिटमेंट्स किए होती हैं कंडीशनैलिटीज़, तो उसको भी देखते हैं। वो तो बड़ा लॉजिकल है। लेकिन चूँकि हमने एज ए कंट्री अपनी क्रेडिबिलिटी एक अरोड की है, उसमें गैप आ गया। वो इस वजह से आया कि जो सॉवरन कमिटमेंट पिछली गवर्नमेंट ने की थी वो ना सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसको रिवर्स भी किया। आपको याद होगा जाते जाते जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस तकरीबन पता था कि अब ये कामयाब हो जाएगा, तो उन्होंने उसको रिवर्स किया, यानी रिडक्शंस किए और सारा कुछ किया। IMF में क्या इशू पेंडिंग है? IMF का ये है कि IMF ने कुछ चीज़ें और मांगी हैं, सिर्फ करंट क्वार्टर नहीं मांगा जो भी 31 दिसंबर को ये भी खत्म होगा। तो वर्चुअली मुझे लग रहा है कि दोनों रिव्यू कंबाइन ना हो जाएं अब, क्योंकि अब क्रिसमस मॉड शुरू हो गया है और वहाँ छुट्टियाँ भी शुरू हो जाएंगी। जनवरी से पहले अब आपको मीटिंग नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है कि कंबाइंड रिव्यू तो हो सकता है ना, फिर दोनों रिव्यू हो सकते हैं। आगे भी हुए हैं, अभी 7वां 8वां हुआ है, 9वां 10वां हो सकता है। वो चाहते हैं कि जी पूरा इस फिस्कल ईयर का आप हमें ज़रा वर्कआउट करके दें। वो बेसिकली वो इशू है, क्वेश्चन मार्क हमने खुद पाकिस्तान को लगाए कि जी जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। मैंने इसीलिए तीसरी जो मैंने अनाउंसमेंट की 72 घंटे में आके, एक पेरिस क्लब, एक बॉन्ड्स की पेमेंट, तीसरी मैंने कहा था हम IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे, हम PTI की हुकूमत की कमिटमेंट्स भी पूरी करेंगे। और इस हुकूमत ने आके अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहुत लूज़ किया सिर्फ ये करके कि जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी उसको पूरी किया। तो ज़ाहिर है पेनफुल, आवाम के लिए तो वो को वेलकम साइन नहीं था कि जी वो जाते जाते ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, ये आकर उसको फिर कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम ना होता तो फिर आपके बाकी इदारे आपके साथ मल्टीलैटरल बिजनेस नहीं करते।
ये तो आप हम सबको पता नहीं कि ये एक अजीब सिस्टम बन गया पिछले डेकेड्स में कि अगर IMF यू आर नॉट ऑन ट्रैक तो वो आप बाकी भी अदारे जो है बात करनी ये थी कि IMF वाले मजीद कहीं टैक्स लगाने का भी कह रहे हैं कि और रेवेन्यू मोबिलाइज करें क्योंकि आपके फिजिकल डेफिसिट वगैरह और प्राइमरी डेफिसिट जिसके ऊपर बड़े टची होते हैं वो आप टारगेट से हट गए। मैं अर्ज करता हूँ वो बेसिकली जाहिर है कि वो 3 साल नॉर्मल रिव्यू के अलावा 3 क्वार्टरली रिव्यूज़ की भी बात करें कि जरा हमें वो भी बताएं कि इस फिस्कल ईयर में आप कितना जाकर खड़े होंगे। हमने जो भी चीज़ें मांग रहे हैं ऑब्वियसली यू नो एज अ मेंबर ऑफ IMF एंड एज बोरोर यू हैव टू गिव देम, हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका जो आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का भी पूछ रहे हैं, वो मेरे नज़दीक वो थोड़ा सा अनफेयर है। एक तो इस साल में खर्च नहीं होना प्रोग्राम के दौरान, दूसरा ये है कि किसी भी मुल्क में इतनी कैपेसिटी होती है। अगर हमारा $16 अरब 16 करीबन 2 अरब $16.3 अरब या समथिंग, जी 16 अरब प्लस, वो हमारा जो 4 अदारों ने मिलके प्लानिंग डिवीजन पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के साथ एस्टीमेट लगाए हैं कि रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के लिए हमें $16 अरब प्लस चाहिए होंगे। तो उसमें वर्ल्ड बैंक भी है, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें UNDP भी है। ये इन्होंने मिलकर ये सारा काम किया। जब हम अक्टूबर में गए तो उन्होंने हमने राउंड टेबल की, मैंने वो उसमें पार्टिसिपेट किया, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक थे और स्टेक होल्डर मल्टीलैटरल थे, उन्होंने उसमें फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट दी। तो ये कलेक्टिव वर्किंग है। अब वो कहते हैं ये पैसे आप कहाँ से लाएंगे। अब बेसिकली वो हमारा जो फाइनेंसिंग है उसका पूछ रहे हैं, हम उसको भी तैयार कर रहे हैं। वो जाहिर है कि चूंकि प्राइम कहाँ से लाएंगे आप $16 अरब, कुछ आपने कोई मोटा मोटा उसमें आइडेंटिफाई किया वसाइल कहाँ से आ रहे हैं? देखिए हमारा मुल्क है और इतनी हम खुददार कौम तो होना चाहिए ना कि अगर हमें कोई भी ना दे तो हम ये अपना काम कर सकें। ठीक है, हमारी अब लेट से कि 5 साल में ये काम होना है, 20-10 का तो अभी काम हो रहा है जो उस वक्त प्लान होता है रिहेबिलिटेशन में, 5 से 6 साल लगा लेते हैं। अगर ये $16 अरब है और ये लेट से कि 5 साल है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो $3.2 अरब चाहिए आपको एनुअल। ठीक है जी, अगर ये 7 साल है तो आपको और कम चाहिए होंगे कि करीबन करीबन आपको इतनी अमाउंट तो मल्टीलैटरल से भी मिल जाती है रिकंस्ट्रक्शन वगैरह। उसके अलावा ये कि आपका PSDP है, आपने ये पैसे फॉरेन करेंसी में नहीं खर्च करने, तो ये कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए कि लेकिन हम उसको एक रियलिस्टिक पिक्चर बना के देंगे। प्लानिंग मिनिस्ट्री उसमें काम कर रही है, हम उसको तो आप सोचते हैं कि बाय मिड जनवरी आप दोनों रिव्यू आपके इकट्ठे हो जाएंगे 9वां 10वां? वो हमारी तैयारी होगी, बल्कि हमें तो ये काम अगले चंद दिनों में करना है। अच्छा, मुकम्मल। उसकी वजह ये है कि हमने मैक्रो पिक्चर देनी है। जाहिर है कि आपने एग्जैक्ट वो तो नहीं देना कि कहाँ वो तो हो चुका है इन अ ब्रॉडर फैशन मैक्रो लेवल पे। हमें देना है कि ये पैसे 5 साल में 6-7 वटेवर कैसे कितने खर्च होंगे। हमारा जो कैपेसिटी हमारी आपको भी पता है, हमारी जो इस वक्त जो GDP है करंट लेवल के ऊपर हमारी, मैं डॉलर टर्म में चूँकि बात हो रही है तो लेट्स से अराउंड 400 बिलियन प्लस है। ठीक है जी, ये ऑब्वियसली ये बढ़ेगी भी। अगर 500 बिलियन है हाइपोथेटिकली, तो अगर इधर 16 बिलियन है तो हमें तो करीबन उसी हिसाब से टोटल चाहिए होगा ना जी, एज ए परसेंटेज ऑफ GDP। तो अगर हमें $4 बिलियन भी साल के चाहिए, वो तो 4 साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो हमें $1 बिलियन चाहिए साल का। 1 बिलियन का आज का मतलब 220 अरब की करीबन हमारी वो रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा ये 4 बिलियन चाहिए होगा अगर 4 साल, वो 4 साल तो नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारी PSDP में हमें स्पेस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कौम की आपके ऊपर एक यानी जिम्मेदारी है कि एक आफत आई है, एक उन्होंने सफ़र किया है, उनको आपने खड़ा करना है। अच्छा, IMF के एक और इशू जो नज़र आता है वो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर उन्होंने जो टैक्स वगैरह लगवाए हुए हैं, उसमें आपने पेट्रोल के ऊपर तो काफ़ी हद तक कर लिया है, डीजल पे भी शायद 25 रुपये आपने लास्ट टाइम जो एडजस्ट किया मुकम्मल कर दिए, 25 तक पहुँच चुके, 25 पे पहुँच गए। अब विंडो है आपके पास, 126 से गिर के आप कोई 75-76 इस रेंज में ब्रेंट घूम रहा है। हम जो लेते हैं शायद उससे भी थोड़ा 2-4 नीचे ही आता है। अब क्या करेंगे 15 को? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि एक तो ये है कि हमने अब तक अप टू डेट है, हमने कोई उसमें विद होल्ड नहीं किया, ना कोई गवर्नमेंट का कोई सेल टैक्स लगाया है। जो कमिटमेंट माजी की थी 50-50 रुपए की, वो अगर वो तो करनी होगी ना पाकिस्तान को, लेकिन उसके अलावा अगर जो भी बचेगा वो आवाम को पास किया जाएगा। एक आती 1 अक्टूबर को किया था, उस पर मैंने बल्कि उस 2 हफ्तों की जो प्राइसेस करनी थी 15 दिन की, उसमें मैंने
पीडीएल नहीं लगाया था, अगर आपको याद हो उसकी, क्योंकि अगर वो लगाते तो फिर हम वो 12:30 और 10:30 11:45 4 आइटम में ना दे सकते। तो वो आप अगर उससे नेक्स्ट में आपने एडजस्ट कर लिए थे उसके जो 15 दिन के बाद, उसके बाद एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही कि हम आवाम को बोझ ना डालें, और उसके लिए भी फाइट एंड बैटल करनी पड़ी कि क्रॉस सब्सिडीज भाई, एक में आइटम में 2 में इंक्रीज आ रही है, 2 में डिक्लाइन आ रहा है, तो अवाम गेट फेड अप हो जाते हैं ना। जिन पे डिक्लाइन हो तो नहीं बोलेंगे, जिनको इंक्रीज जो है, तो मेरी हत्तुल इकमान कोशिश ये थी कि ये इसको हम अगर अभी क्या इम्कान है 15 का? अभी हम अगर डिक्रीज नहीं करते, इंक्रीज भी ना करें, ये हमारी अभी तक ये पॉलिसी है। हमने सेकंड टाइम, चूंकि विंटर शुरू हो रहा था, आपने देखा कि जो पिछला हमने कीमतें 1 दिसंबर से 15 की, हमने लाइट डीजल ऑयल जो कि गरीबों के वो उसमें ट्यूबवेल्स में यूज़ होता है, और आपका कैरोसिन ऑयल को देहातों में उससे पकाते भी हैं, वो अपनी लाइट भी जलाते हैं, उसमें हमने दोनों में तखफीफ की, 10 रुपये 7.5। अभी क्या इम्कान है? अभी ऑब्वियसली परसों रात इंपॉर्टेंट होगी, 15 को हमने करना है। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जो माजी की कमिटमेंट के अलावा मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो आवाम को पास किया जाए। तो पीडीएल लगाना है आपने, डीजल पे वो बढ़ाना पड़ेगा, तो बाकी आप पास ऑन कर देंगे। अभी देखिए, एक गो में तो जरूरी नहीं है ना कि मैं 25 रुपये बढ़ा दूँ, 5-10 रुपये कर सकते हैं, बाकी 5-10 उनका भी मिनिमम भी इन्होंने बहुत कुछ तय किया हुआ है, उसके अंदर रहेंगे ताकि हमारी वायलेशन ना हो। लेकिन बाकी जो रिलीफ होगी उसको मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं कहूँ कि सेल टैक्स के लिए आप ले जाएं या आपको ड्यूटी लगा के ले जाएं, नहीं, वो नहीं होगा। वो आवाम की मानद आवाम को दी जाएगी। अच्छा, ये एक अच्छी खबर है कि 15 को इस दफा कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि अभी कुशन है उसके अंदर ना, काफ़ी नहीं है। आप फर्स्ट कीमतों को बेस बनाएं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ लोग उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 दिसंबर तक अकाउंट सेटल्ड है, ठीक है जी, 1 दिसंबर तक अकाउंट माजी का सेटल्ड है। जो 1 से 15 दिसंबर में जो कीमत में चेंज है ना, एवरेज प्राइसेस लेकर, उसमें जो भी रिलीफ निकलेगी, अगर निकलेगी इनकी, तो वो बिल्कुल आवाम को देंगे इंशाल्लाह। रूस से आपने एक खुशखबरी सुनाई थी कि हम, इंडिया ने कहा था हम शायद 30% सस्ता तेल लेंगे, तो हम कितना तेल लेंगे, कितने पैसे कम बचेंगे उसमें, कब लेंगे? जी, आपको एक तो पता नहीं, पहले तो पाबंदी थी। जब मैं अक्टूबर में गया था वाशिंगटन, तो मेरी काफ़ी बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, जो एनुअल मीटिंग्स के अलावा जो मैंडेटरी मीटिंग वर्ल्ड बैंक IMF, तो मेरी स्टेट डिपार्टमेंट से मेरी मीटिंग हुई अपनी एम्बेसी में। 2 उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी आए, और उस पर मैंने ये डिमांड की कि देखें, पाकिस्तान का नेबर कंट्री एक तो ले रहा है, और वो 30 नहीं 40% के करीब रिपोर्टेड है वो रिलीफ ले रहे हैं, रिडक्शन जो रिड्यूस प्राइसेस इंटरनेशनल से ऊपर, डिस्काउंट जो ले रहे हैं। और मैंने कहा कि आप हमारे साथ ये करें। उस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो काफ़ी हमारी को अच्छी खासी लंबी मीटिंग हुई। मेरे साथ एम्बेसडर साहब को मैंने रखा, सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, लकीली जो मिनिस्टर EAD हैं अयाज साहब, वो भी थे। तो वो हमारी बड़ी सक्सेसफुल नेगोशिएशंस हुई, और उन्होंने कहा जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि मैंने कहा हमें ज़रूरत है हमारी, अगर हमें कुछ कहीं से सस्ता मिल जाए तो हमारे आवाम को उतनी फ़ायदा हो सकता है। तो उन्होंने भी कहा जी हम, पहली दफ़ा मुझे उस वक्त डेवल्ज किया, मिडल ऑफ अक्टूबर जब मैं मीटिंग कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी होगी G7 की प्राइसिंग कमेटी, रशिया की प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उसमें एक कैप होगा कि जी ये कैप आजकल $60 है, $60, उससे आप ऊपर नहीं खरीदेंगे। मैंने उनको कहा जी बिल्कुल ये ठीक है, फ्लोर आप हमें ना लगाएं, हम तो कोशिश करें कि इंडिया का हमें अगर मिल जाए। ज़ाहिर इंडिया का अपना बायलैटरल रिलेशन है, उनके अपने बहुत सदियों तो नहीं, डेकेड्स ओल्ड रिलेशनशिप है। लेकिन हमने फिर आके, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब ये सारा शेयर किया, तो उन्होंने फिर मिनिस्टर पेट्रोलियम को भेजा, फिर सेक्रेटरी पेट्रोलियम, तो वो देयर इन द प्रोसेस टॉकिंग टू दैम। हमारी कोशिश ये होगी कि हम कम से कम हमें वो 30% जो डिस्काउंट, करीबन 30 ही बनता है अभी, 79, 78, 79, तो 30% डिस्काउंट पे आप तो रखते हैं कि रूस से हमें तेल मिल जाएगा। जो इस वक्त $60 की कैप है, उस हिसाब से उससे या उससे नीचे जाए, 1 सेंट नीचे दे दें। तो कब ये मटेरियलाइज करेगा? अब वो आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है। मेरा काम था उनको एग्री करवाना। वो एग्री, अभी 20 नवंबर को कमेटी अनाउंस हुई है, बाय द वे।
करीबन 1 महीना चंद दिन के बाद मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके 1 महीना चंद दिन के बाद कमेटी मैंने देखिए आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पिक्चर भी चेंज हो जाती है और सियासी सूरत हाल भी आपकी चेंज हो जाती है, दोनों के ऊपर एकदम से वो इंशाल्लाह पैराडाइम शिफ्ट आ जाती है। अगर आपको $20-25 फी बैरल तेल सस्ता मिल जाए, और इंशाल्लाह कोशिश है जी अब यही हमारी फर्ज है, जो कुछ जहाँ से एक पैसा भी बच सकता है पाकिस्तान की खजाने के लिए, आवाम की अमानत वो बचानी चाहिए, उसी स्पिरिट से उनको एग्री करवाया। उसके बाद उन्होंने 20 नवंबर को उन्होंने अपनी प्राइसिंग कमेटी, तो अगले 2-4 हफ्तों में उम्मीद है कि आपको शिपमेंट खरीदेंगे? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी, पूरी कोशिश है। क्या मैं पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब को यही कहता रहता हूँ ईसीसी में जब आते हैं, बाय एंड ऑफ दिसंबर आप एक शिपमेंट ले लेंगे, ये हम खबर दे दें फिर? नहीं, मेरा ख्याल है वो उनसे एक इंटरव्यू करें, उनसे कमिटमेंट, उनसे पहले पूछ लें, उनसे कमिटमेंट करवाएं, क्योंकि अब बाकी काम उनका है। जो पाबंदी थी ना खरीदने की वो खत्म है हमारे लिए। जो रेट है वो भी कैप जो है वो उन्होंने कहा जी उससे ऊपर ना दें, तो वो तो 60 से नीचे खरीदना ना आपने, तो वो आपका हो जाएगा। तो ये तो अच्छी खबर है। जो अभी जो प्राइस अनाउंस है वो तो $60। डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, थोड़ा सियासी मामला था, आप प्रेसिडेंट साहब से मुलाकातें करते रहे और 2014 के धरने के बाद भी एक सूरत हाल थी, आपने और जहांगीर तरीन ने काफ़ी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तौर पर एक प्लान पूरा तैयार किया था, फिर वो जुडिशल कमीशन बना और मामला तय हुआ। उस तारीख में मैं नहीं जाता, आज पे ले आता हूँ। अभी भी सूरत हाल लॉन्ग मार्च के बाद वैसी बन गई थी, लेकिन आप और डॉक्टर आरिफ अलवी आपस में डिस्कस कर रहे हैं कुछ बातें, क्या चीज़ें आपको? देखिए, बेसिकली तो हमारा इकॉनमी पे मीटिंग थी और सदर साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं उनको ब्रीफ करूं, तो जाहिर है कि सदर साहब ही सदर और वो एक आईनी ओहदा है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाया। उन्होंने कहा बिल्कुल आपको मिलना चाहिए और आप उनको करें डी ब्रीफ। लेकिन जब वो बैठते हैं तो दूसरी गप्पे शप्पे भी हो जाती हैं, पुराने जानने वाले हैं, पार्लियामेंट में हम इकट्ठे रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी खासकर इलेक्शन रिफॉर्म्स की वो उसमें मेरे मेंबर थे, मैं चेयरमैन था, शीरी मजारी भी थी, शफकत महमूद भी थे, तो हमने अच्छा खासा काम इकट्ठे किया हुआ। तो वो फिर वो फ्रैंक बातें जो होती हैं, वो लोकल जो करंट चीज़ें। तो प्रेसिडेंट साहब का रोल ओवरऑल आपको तमीरी नज़र आया इस मामले में? प्रेसिडेंट साहब जाहिर है कि वो यही है कि मुल्क में स्टेबिलिटी, मेरे भी व्यूज़ यही थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो कहते जी तो उसके लिए दोनों पार्टीज़ को बात करनी चाहिए। मेरी बात हो सकती है लेकिन वो प्रायर कंडीशन के साथ नहीं, क्योंकि हमारे ये आपने नवाज शरीफ से कंसल्टेशन के बाद उनको जवाब दिया? जी प्राइम मिनिस्टर की और किसी पेशगी शर्त के साथ बातचीत नहीं हुई? विदाउट, ये आपने प्रेसिडेंट साहब को बता दिया? विदाउट एनी प्रायर कंडीशन, क्योंकि वो कहते थे ना कि हम तब पार्लेस करेंगे अगर ये एग्री करेंगे अर्ली इलेक्शन करेंगे। वो ज़ाहिर अर्ली इलेक्शन का तो जितना बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, उनकी कमिटमेंट पूरी करते हुए और आवाम के ऊपर बोझ डालने के जरिए, तो वो तो अब इलेक्शन पहले तो बड़ा मुश्किल है। वक्त से पहले इलेक्शन आपको नामुमकिन नजर, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर 2023 जो है आप उसी को देख रहे हैं? मैं तो उसी को देख रहा हूँ। लेकिन कोई ऐसी भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि जैसे कल JUI से किसी ने बयान दिया कि इसको हम मौखर भी कर सकते हैं? मौखर करने के लिए वो मुख्तलिफ सिनारियो है कि एमरजेंसी, इकनॉमिक एमरजेंसी है, बड़ी सूरत हाल ख़राब है, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई शिकें आप पूरी नहीं कर सकते, फिर शायद आप सुप्रीम कोर्ट से रिजू करते हैं। कोई ऐसा भी सिनारियो ज़हन में है? देखिए, ऐसा सिनारियो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, चूँकि अगर आपको याद होगा जब सेंसिस हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, फंड्स भी दिए, सब कुछ वो मुझे याद है। जनरल रहील को मैंने काफ़ी दफ़ा कहा कि उस वक़्त ये हमारे वॉर अगेंस्ट टेरर भी मुख्तलिफ हो रही थी, रद्दुल फसाद भी, हर चीज़ें हो रही थी, तो वो हालात के पेश नज़र काफ़ी मुश्किल से सेंसिस शुरू करवाया था। तो सेंसिस कंप्लीट होता नज़र नहीं आ रहा था। फिर MQM और कुछ और बलूचिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो सेंसिस हुआ था, हालांकि फ़ौज और सिविल मिल के वो करवाया गया था। तो उस वक़्त आपको याद होगा हमने आइन में फिर एक तरमीम की थी कि 2018 का इलेक्शन जो है वो पुराने सेंसिस पे होगा। ये अनयूजुअल नहीं है, इंडिया में आपको 20 साल पुराना सेंसिस पे वो कर रहे हैं। सेंसिस करते हैं अपने इकोनॉमिक सोशल इंडिकेटर्स के लिए। वो उन्होंने एक पॉइंट पे आगे उन्होंने कहा जी बस ये सेंसिस विल बी बेसिस ऑफ इलेक्शन एज वेल एज दी रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने अपने आप को लॉक किया। हमारा ये था कि हमें फिर एक आइनी तरमीम पड़ी। अब वो सेंसिस तो अवेलेबल है। अभी फिर चूँकि CCI ने फैसला किया हुआ है कि सेंसिस नया को आइन भी यही कहता है वो करें। मेरा जो फ़र्ज़ था कि उनको फ़ंड्स की रिलीज़ देना और अप्रूव करना वो मैंने
कर दिया। तो अप्रैल तक उसके नतीजे आ जाए। मेरे पास जो फोरम है ACC एक्निक, वो हमने वो ट्रिगर कर दिया है, पैसे भी रिलीज कर दिए और करते रहेंगे। तो अब ये काम मुकम्मल होना जो है ना वो ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता वो काम मुकम्मल नहीं होता तो आपकी एक प्रैक्टिकल एक स्टम्बलिंग ब्लॉक आ सकता है। नहीं, फिर आप दोबारा CCI में जाएंगे। CCI में के अलावा आपको आइन में तरमीम, हमने आइन की तरमीम की थी उस वक्त 2018 के इलेक्शन को, जो सेंसस हो रहा था, ये होने मुकम्मल होने वाला था, उसको एग्जम्प्ट करने के लिए आइन में तरमीम की थी। तो आपका ख्याल है कि ये एक इशू बन सकता है इंतखाबात को मौखर करने के लिए? एक लॉजिकल, अगर कोई पार्टी चली जाए, कोई भी चला जाए और वो कहे कोर्ट में कि जी ये तो अभी सेंसस हमारी ये है, तो एक सीरियस इशू बन सकता है। तो वो अप्रैल तक तो उसका डाटा आ जाना, आप इसको इशू क्यों देख रहे हैं? कुछ ज़हन में कुछ सोच है कि इसको आगे करना है, नवंबर दिसंबर में ले जाना है? मेरी तो पिछली दफा भी ये सोच नहीं थी कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ये निकलेगा कि जी एक घर में 20-20 लोग, जो क्लेम था MQM का कि एक घर में 20-20 30-30 लोग रजिस्टर हुए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। सिंध से था ना, आपको याद होगा, बलूचिस्तान में भी ये बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मैं तो फोर्स ही नहीं कर रहा था कि भी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट हम कर रहे थे। अगर अप्रैल के एंड तक इसका डाटा नहीं आता तो फिर अक्टूबर में इंतखाबात नहीं होंगे, ये आपको एक खदशा नजर आता है? मैं कुछ नहीं कह रहा। देखिए मलिक साहब, इस अब बहुत अनफेयर होगा मेरे, इस ए वेरी बिग पॉलिसी स्टेटमेंट। हमारी कोई ऐसी ना कोई नीयत नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि, क्योंकि मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, उस वक्त हमका सोल्यूशन ये निकाला कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, चले आईनी तरमीम कर लेते हैं। तो आईनी तरमीम के लिए तो फिर PTI को दोबारा अंदर पार्लियामेंट में आना पड़ेगा। मैं वही कहना, टेक्निकल भी एक और प्रॉब्लम है इस वक्त अभी। तो मैं, आपने सदर साहब को बात बताई? मैं तो नहीं, ये बात नहीं, चूंकि आप बहुत डीप जाते तो आपसे मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है कि पिछली दफा की तरह मैं इनको मना के असेंबली में लाऊं। खुद आ जाए तो और बात है, मेरा लाने का प्रोग्राम नहीं। सर आपको मनाना चाहिए, हुकूमतें वक्त हैं। आप देखें लास्ट टाइम के उस एफर्ट से जो कुछ खान साहब ने किया है ना, वो मनाने वाली बात तो छोड़ देना। अब आप जो कुछ उन्होंने किया वन साइडेड, और बंदा एक हाथ से आगे नहीं जाता, वो अभी भी नहीं रोक रहे। वो यहाँ तक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कौन सा लीडर है? मुझे जापान आपको पता है 257 डेट टू GDP, अमेरिका 110% डेट टू GDP, कोविड के बाद UK 101% डेट टू GDP। कई मैं आपको दर्जन के नाते, वहाँ तो मैंने कभी किसी पार्टी लीडर से या पॉलिटिशियन ये नहीं सुना कि हमारा मुल्क जो है डेट ट्रैप में ओए हम तो 72 हैं भाई, हम तो 62 में छोड़ा था जब मियां नवाज शरीफ ने और इसहाक डार ने हुकूमत छोड़ी थी। अच्छा, एक सवाल आपसे जरूर पूछना है, उसमें प्रेसिडेंट साहब के रोल पे भी पूछूंगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती में आपका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। वो तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है जी, लेकिन यू प्लेड आई थिंक सेंट्रल रोल इस मामले के अंदर। देखिए टीम वर्क होता है, प्राइम मिनिस्टर जिसको दे, ज़ाहिर एक लीगल वर्क भी होना होता है। इसमें एक पूरा प्रोसेस है। एक उसमें सवाल, वो तो खैर ठीक है उस प्रोसेस में। बड़े मियाँ साहब जो थे उनकी इस मामले में क्लैरिटी थी कि ये जो मौजूदा जिनको आपने तैनात किया जनरल आसिम मुनीर के, इन्हीं के लिए जाना है, बड़ा क्लियर था। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रपोज किया, मैं ये कह सकता हूँ मियां नवाज शरीफ ने उसको एंडोर्स किया, उसी को एंडोर्स किया। जब आप सदर आरिफ अलवी साहब के पास गए बताने के लिए, तो फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या था? खुश थे? अप्रिशिएट किया उन्होंने? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता, कोई नाम डिस्कस नहीं हो, नाम नहीं डिस्कस हुआ। सिर्फ मैंने ये जरूर इंडिकेट किया कि ये काम, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हम हर चीज़ में सियासत कर रहे हैं। अगर वो बैठ जाते 15 दिन को जरूर मिलने थे, अगर वो 10 दिन और ले लेते तो 25 दिन के लिए ये प्रोसेस, हम इंस्टीट्यूशन में भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी थी। और हमारा प्लान भी तैयार था। हमने प्लान A के तहत तो ऑलरेडी जो कुछ करना था उसको सेफगार्ड कर लिया था। जो फैसला था प्राइम मिनिस्टर टोटली सेफ था। सिर्फ 15 दिन प्लस 10 दिन की डिले हो सकती थी। तो प्लान B क्या था? प्लान B ये था कि अगर वो नहीं करते तो फिर हमारा ऑब्वियसली हमारा प्लान था कि स्टिल 25 दिन में वैक्यूम ना आए। मुल्क देखें, आपका आइन कहते हैं, आपके कवानीन कहते हैं कि आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो विदाउट कमांड नहीं रह सकते। आपकी कैबिनेट ने उस दिन वो प्लान B का एक शिक मंजूर भी कर दी थी, उनको रिटेन कर दिया था जनरल आसिम मुनीर को फॉर 1 ईयर। वो प्लान 1 का हिस्सा था। अच्छा, वो 1 का हिस्सा था, क्योंकि वो अगर 27 को अगर उनकी रिटायरमेंट थी और सदर साहब अपनी समरी वापस ना भेजते तो हमारे लिए तो उनको रिटेन करना फिर 27 के बाद जरूरी था, समरी जाते हुए। सही। तो वो काबीना ने जो रेगुलेशन 255 थी आर्मी को जो गवर्न कर दी इन चीज़ों को, उसको इन्वोक करके उनको कि जी जिन लोगों के नाम भी इस समरी में हैं वो रिटायर नहीं, समरी टेक्स एन इफेक्ट। वेरी गुड। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी कि इस तरीके से लेके चलें ताकि कोई चैलेंज ना आ जाए। स्मूथ, हम हर काम में सियासत करते हैं। प्लान B क्या था फिर?
प्लान बी अगर वो खुदा न खास्ता वो रोक लेते तो फिर जाहिर है कि किसी को जिनका नाम गया था उनको फिर आपको यानी अंडर द रूल्स आपको उनको प्रमोट करना था फिर 4 स्टार पे, और आपको उनको वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लगाना था 29 को वाइस चीफ के तौर पर वो ऑटोमेटिक, ताकि वो अपनी कमांड संभाल। आप आईनी कानूनी तौर पे पाबंद है कि आप आर्म फोर्सेस की विदाउट कमांड नहीं छोड़ेंगे, नॉट ए सिंगल मोमेंट। तो चूंकि जो उस वक्त आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने 29 को रिटायर होना था, तो ये अनअवॉइडेबल था। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक वारंट करती थी कि हम वो वैक्यूम करके अपने मुल्क को तमाशा ना बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट जो भी सदर साहब की बड़ी पॉजिटिव, उसमें आई मस्ट से दिस, उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने इत्तेफाक किया कि ये ऐसी चीज़ है इसमें बिल्कुल। तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि कहीं इख्तलाफ नहीं था। अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस दिन एक जो अच्छा काम ये किया कि उन्होंने इमरान खान को भी समझाया कि अब नए चीफ के साथ लड़ाई नहीं लेनी। मैंने मीडिया के लिए देखा कि जूं ही उनके पास समरी गई, वो लाहौर उन्होंने ट्रैवल किया बाय एयर, और उन्होंने फिर जाके अपने शहबाज साहब ने खुद ऑफर किया कि आप मेरा जहाज ले लें, या उन्होंने शहबाज साहब से बात नहीं, वो तो एक नॉर्मल कर्टसी होती है, स्टाफ के दरमियान होता है, स्टाफ के दरमियान MS to MS होता है, MS to MS होता है, कोई मसला नहीं होता। तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे वो गए और इमरान को समझा दिया ओके हो गया सब अच्छा। ये तो आपको ज्यादा पता होता है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये जिस तरह ग्रेसफुली होना चाहिए उस तरह ग्रेसफुली हुआ है। आपकी नए चीफ से तवक्कुआत क्या है? एक हम लोग सवाल ये इसलिए करते करना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में गैर आइनी रोल इतना ज़्यादा रहा है, तो अब तो दुआ दिल से आती है और पूछते भी हैं कि सोचते हैं कि नया आर्मी चीफ जो उनकी लिमिट्स हैं आइन के अंदर दी हुई उसी में रहेंगे, या ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग होती है माजी में उसका हिस्सा बनेंगे? देखें, जहाँ तक मैंने उनको अपने टेन्योर में एज DG-MI भी देखा, अपने टेन्योर में एज उसके बाद जब वो DG-IC लगे, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस वक्त वो DG-MI थे। अच्छा। और वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग वो बहुत ही इंटेलिजेंट और मैं देखूँ बड़ा फर्ज शनास और बड़े सीरियस होता है ना, नो नॉनसेंस पर्सनैलिटी, तो वो बड़े प्रोफेशनल हैं। मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह वो अपने अदारे के अंदर भी और सिस्टम के अंदर भी बड़ी बेहतरी लाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी उनसे तवक्कुआत हैं और इंशाल्लाह ये पूरी होंगी, क्योंकि आप साहब ने, हमने सब ने उनका कंडक्ट देखा कि जब उनको DG-IC के ओहदे से बरतरफ करवाया गया। किस वजह से जी? किस वजह से? उन्होंने चूंकि सारा बता दिया कि जी ये आपके अंदर हो रहा है। अब देखिए वो क्या बताएं, नहीं आपकी ज़बानी सुनो, मुझे पता चला था कुछ बैरिया की ट्रांजैक्शन थी जो आई हुई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया कि ये काम गलत हो रहा है। नहीं, देखिए अब तो सब कुछ आ चुका है जी अपने मीडिया में। मलिक साहब कि जो ट्रांसफरिंग पोस्टिंग था तो अपना स्टोन चल रहे थे, मैं स्टोन का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो हीरे वाली कहानी है इसका मतलब है दुरुस्त है, वो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई की। मेरी इत्तला ये है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि गलत काम है। देखिए मेरी इत्तला गलत भी हो सकती है, आपकी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। मेरी इत्तला ये है कि इसके ऊपर खान साहब जो है वो सीख पा हो गए और उन्होंने फिर कहा कि जी विद इन नो टाइम इनको शिफ्ट किया जाए, और फिर बाजवा साहब ने उनके इंसिस्ट करने पे उनको फिर वहाँ से। लेकिन ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी सही अदा की, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया। मैं जब कह रहा हूँ कि फर्ज शनास हैं तो इसके पीछे एक पूरी एक साइंस है और एक हिस्ट्री है जो मेरे दिमाग में है, जो कि मैं ऑब्वियसली मुनासिब नहीं है, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। तो अल्लाह करे इसी सीधी राह पे रहे। पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना जी, हर बंदा अगर अपने अपने डोमेन में रह के अपना फ़र्ज़ अदा करे और सही काम करे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ ए फ्यूचर। हमने तो खुद, हम जिम्मेदार हैं, पाकिस्तान को हमने खुद अपने हाथों से इस नहज पे कि ये पाकिस्तान नहीं था 2% फूड इन्फ्लेशन, 4% 4.68 CPI, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन साउथ एशिया, 5th इन द वर्ल्ड, आपका 6.1% अपना GDP, आपको और क्या 6.2 6.5% आपका यार पॉलिसी रेट। डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जनरल बाजवा के ऊपर एक सवाल पूछ लूँ। नवाज शरीफ ने जी उस वक्त उनकी तैनाती की, उस वक्त भी आपका बड़ा रोल था इसके अंदर, तो उनका बोझ आपको उठाना है अभी जनरल बाजवा का। अभी इमरान खान ने जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो डबल गेम का लगाया, और उसमें कुछ चीज़ों में चौधरी परवेज़ लाई के बयान से कुछ चीज़ें खुल के हमारे सामने एक शक्ल नज़र आती है कि यहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन्होंने इत्तेहादी टूटने दिए, कोई उनको इमरान खान को प्लेट में रख के नहीं दिए। पंजाब वाली साइड पर सूरत मुख्तलिफ नज़र आई है, तो ऑप्शन उनके पास थी। ये क्या कोई ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई हिस्सा था ये चीज़ें? देखिए हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। उन्होंने
जो भी किया, मेरा ख्याल है अब वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर तो तबसरा बनता है क्योंकि चौधरी परवेज लाई का बयान अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। देखिए चौधरी साहब ने अगर कहा है तो उनका ज़रूर होगा। जाहिर है कि चौधरी साहब इधर आके दुआएं करके मिठाइयाँ खा के वापस उधर चले गए थे, तो अब उसकी रीज़न उन्होंने बता दिया कि मुझे किसने कहा था। देखिए आप मुझे फोर्स न करें, मेरी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है। अच्छा, आपका ख्याल है कि फ़ोन कहीं और से आई थी? उनको इनिशियली कोई और दो साहिबान थे जिन्होंने उनको इस तरफ लगाया कि बनी गला के चक्कर लगाएं, और उन्होंने इजाज़त ली, जो मेरी इतला है, मैं भी रॉन्ग, बाजवा साहब से मेरी इतला है। पहले भावलपुर से कॉल आई, फिर बाजवा साहब से, जहाँ से भी जो भी हुआ। ओके, मतलब आई गॉट इट। नहीं, वो आपके दोनों गैस गलत है। अच्छा। हाँ। इसके अलावा भी कुछ जगह पहले बापडा से आई, फिर कहीं और फ्लाइंग फ्लोइंग क्लब से आई। अच्छा, आप ठीक है। अच्छा, फिर जब वो उन्होंने इनसे पूछा कि मुझे ये एडवाइस किया, तो उन्होंने मेरी इतला ये है, उन्होंने कहा आपकी मर्जी जो करना करे। तो मेरा ख्याल है वो पूरा वो फोकस उन पर डाल देना वो मुनासिब, क्योंकि मैं उधर इंतज़ार कर रहा था कि इन्होंने सुबह जब मेरे साथ पाकिस्तान टाइम अराउंड 10:30 जब मैं नाश्ता कर रहा था, तो जब शुक्रिया वगैरह अदा हुआ, रात दुआएं खैर हुई, हमारे लोग गए, जब मियाँ साहब शोड मैग्नेनिमिटी कि जी हम ले लेते हैं, वो इट वॉज नॉट ईजी। दोबारा मैग्नेनिमिटी दिखाएंगे? मेरा ख्याल है ना मैंने अभी कहा था कि दोबारा शायद अब मैं उनके इस्तीफे वापस कराने में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, जो मैंने 2014 में वापस करवाए थे। लेकिन क्या परवेज के मामले में, परवेज लाई के मामले मेरा ख्याल है मैंने एक दफ़ा कर दिया, आगे तो अब कोई और करे तो करे, मेरा नहीं ख्याल के। देखिए वो आई वॉज शॉक्ड। देखिए ना, आप एक अपने लीडर को कन्विंस करते हैं विद रीजंस और वो मान जाते हैं एंड शोज मैग्नेनिमिटी, आप कन्वे करते हैं। इब्तदाई तौर पे नवाज शरीफ उस काम के लिए तैयार नहीं थे। हाँ नहीं, ही वाज नॉट वेरी, और फिर तैयार हुए तो वो आते फिर वापस रास्ता बदल लिया उन्होंने। विद इन 2 उनकी तो फैमिली में आप देखें ना, फैमिली डिवाइड हो गई ना, उनके लिए भी शौक था। उनको तो कहा मैं भी हो गया। तो अच्छा, मेरे साथ जो टाइम था, उनकी अपनी ख्वाहिश थी दोनों भाइयों की कि आप कितने बजे हमारा शुक्रिया तो अदा करते, हम भी चाहेंगे डायरेक्ट। मैंने कहा हमने इकट्ठे होना है 11 बजे यूके टाइम ऑनवर्ड्स, तो आप इस तरह करें कि आप 2:30 करीबन 2:30 बजे 2:30 विच वॉज पाकिस्तान टाइम है, उससे 4 घंटे का फर्क था, 6 साढ़े 6। तो मैंने कहा उस वक्त फ़ोन कर लें। अब वो नहीं आए तो फिर मुझे फ़ोन आया उनकी फैमिली एक मेम्बर का कि जी वो ज़रा गए हैं। तो मैंने सोचा कि वो गए होंगे मॉरली के जी आप इकट्ठे रहे हैं, हम जी अब मजबूरी है वो। इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़, आई मीन आई कुड नॉट रिकंसाइल। चलिए अभी आइंदा हफ्तों में पता लगेगा कि आप दोबारा उन्हें गले लगाते हैं कि नहीं लगाते, क्योंकि सूरत हाल एक ऐसी बन रही। नवाज शरीफ की वापसी, एक बिल्कुल आखिरी सवाल पूछ लूँ। जी जी, नवाज शरीफ की वापसी कितने, 2-4 हफ्ते या 2-4 महीने? नहीं, इंशाल्लाह जितनी जल्दी होगा उनकी। एक तो जो मेडिकल क्लियरेंस हम सब के लिए बेपनाह इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कल आना भी चाहें तो हम इंसिस्ट करेंगे कि अपना मेडिकल जो आपका प्रोसेस है उसको ज़रूर, क्योंकि कोविड की वजह से उनकी काफ़ी डिलेज रही हैं, वो प्रिवेंटिव वो सब कुछ होता रहा है। तो अगर जो भी उनके जो सर्जन्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो ज़रूर करवाएं, उसके लिए तो कोई बाकी इंशाअल्लाह जो पार्टी की जो हमारी अलाइज की भी यानी फीलिंग है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो सके, जनवरी के अवाइल में आप तवक्को रखते हैं कि वो यहाँ होंगे? मैं तो दुआ कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सके इंशाल्लाह। कोई टाइम फ्रेम नहीं देंगे? टाइम फ्रेम कभी मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि वहाँ कई दफ़ा आपकी मेडिकल वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी लंबा पीरियड भी होता है। आपको भी पता है कि वहाँ लोग इतनी जल्दी 2-4-6 हफ्ते लगना कोई मसला नहीं होता। सो दैट कुड बी अ कॉज, अदरवाइज़ उनका मामला तो बिल्कुल सीधे हैं जी। इसहाक डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।